स्वागत है आप सभी का। अपना जो पिछला टॉपिक था एसिड बेस बैलेंस, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब डिजीज कंडीशन एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बॉडी कैसे एसिड बेस को बैलेंस करके रखती है, लेकिन डिजीज कंडीशन के अंदर ये इम्बैलेंस हो जाता है, वही अपन पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं अपन पहले कि नॉर्मल जो ब्लड पीएच होती है वो होती है 7.4, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नॉर्मल रेंज होती है कहाँ तक? 7.45 तक इधर, और 7.35 तक इधर। ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर पीएच बढ़ता रहता है तो वो कंडीशन होती है एल्केलोसिस। कब तक? 7.8 तक, ठीक है। और अगर इसके बाद भी अगर बढ़ती रहे, अगर 14 तक पहुंच जाए, तो पेशेंट का 14 हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है। और इस तरफ अगर इससे 7.35 अगर कम होती हुई अगर 6.8 तक आती है, तो ये कंडीशन एसिडोसिस एसिडोसिस में आती है। और ये कम होता होता अगर 0 तक आ जाए तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब एसिडोसिस दो कारणों से हो सकता है। एक तो अगर रेस्पिरेटरी कोज हो तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और दूसरा मेटाबॉलिक, अगर कोज है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऐसे ही एल्कलोसिस भी दो कारणों से हो सकता है, पहला रेस्पिरेटरी कोज और दूसरा मेटाबॉलिक। इन सभी को अपन डीप में पढ़ेंगे। तो ये 4 पार्ट हो गए। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है? अगर एसिडोसिस की कंडीशन कोई रेस्पिरेटरी डिजीज या रेस्पिरेटरी कोज के कारण अगर एसिडोसिस हो रहा है तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अपन डेफिनेशन की बात करें तो इंक्रीज हाइड्रोजन आयन ड्यू टू एल्वोलर हाइपोवेंटिलेशन। आपको बताया था मैंने, हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बॉडी के अंदर बढ़ते रहेंगे या कंटेन रहेंगे, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज रहेंगे, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होगा, क्योंकि पेशेंट वेंटिलेशन नहीं कर रहा, कम वेंटिलेशन कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से वॉश आउट नहीं होगी। इसकी वजह से हाइड्रोजन आयन बढ़ते चले जाएंगे। हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं तो एसिडोसिस बढ़ता जा रहा है, और उसका कारण क्या है? एल्वोलर। तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो गई। अगर इसके मैं बात करूं कोज की, कोजेज या इटियोलॉजी, इटियोलॉजी को याद करने का ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। इसको अपन याद करेंगे आरबीसी से। आर से क्या हो गया? कोई रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन। बी से क्या हो गया? ब्रेन ट्यूमर। और सी से क्या हो गया? सीएनएस डिप्रेसेंट। कोई पेशेंट को सीएनएस डिप्रेसेंट दे दिया तो उस कंडीशन में, जैसे कि सडेटिव दे दिया पेशेंट को, कोई सडेटिव दे दिया, या कोई एनेस्थेटिक एजेंट अगर पेशेंट को दिया है, उस कंडीशन में। ब्रेन ट्यूमर की कंडीशन हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिजीज की अगर एग्जांपल देखें तो किन कंडीशन में हो सकती है? सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, न्यूमोनिया हो गया, पल्मोनरी
एडिमा हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, इन सभी कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। अगर इसके बाद हम बात करें साइन और सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या क्या पेशेंट को देखने, पेशेंट के अगर अपन साइन सिम्टम चेक करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले पेशेंट क्या करता मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन। पेशेंट क्या करता मिलेगा, हाइपर वेंटिलेशन करता मिलेगा, क्योंकि पेशेंट उस चीज को कंपनसेट कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपर कैलेमिया होगा। हाइपर कैलेमिया क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया, जब बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं तो वो शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे सेल के अंदर, और सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन सेल में शिफ्ट हो जाएंगे तो पोटेशियम आयन सेल से बाहर आ जाएंगे और वो ब्लड में आएंगे। तो पोटेशियम अगर ब्लड में बढ़ता चला जाएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपर कैलेमिया। तो अपन ने देख लिया हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर पेशेंट में क्या, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस देखने को मिलेगी, डिजीनेस देखने को मिलेगी। पेशेंट क्या होगा, डिसओरिएंटेड होगा। पेशेंट क्या होगा, हेडेक, कोमा, सीजर, वीएफ, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन तक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और पेशेंट के अंदर वार्म फ्लश स्किन ये देखने को मिलती है। और पेशेंट क्या होगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन होगी, मतलब बीपी पेशेंट का लो होगा। ये साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन में। ठीक है, अब ये कंडीशन हो गई। अब पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट क्या होगा, पेशेंट का क्या मैनेजमेंट है। तो जो भी कोज है पेशेंट की, अपन ने पिछले इनमें पढ़े थे, ये सारे कोज हैं, इन कोज को अपन ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। ट्रीट होंगे तो ये अपना मैनेजमेंट में आ जाएगा। पॉजिटिव एजेंट को अगर ट्रीट करेंगे तो पॉजिटिव, तो ये कंडीशन ठीक होगी। पहला तो ये हो गया, पेशेंट को O2 थेरेपी देंगे। ठीक है, दूसरा, पहला क्या हो गया, जो भी पॉजिटिव एजेंट है उनको ट्रीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। सेकंड, O2 थेरेपी देंगे। थर्ड क्या होगा, पेशेंट को फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन क्या होता है, अपन फंडामेंटल अगली क्लासों में जानेंगे पोजीशनिंग के बारे में कि क्या क्या पोजीशन अपन देते हैं। फाउलर पोजीशन देंगे पेशेंट को, पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे, पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे। और पेशेंट को वेंटिलेशन, वेंटिलेटर पे डालेंगे, कौन से पे, मैकेनिकल, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पेशेंट को सेट करेंगे। ठीक है, ये अपना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंप्लीट हो गया। अब और बात करते हैं अपन सेकंड, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कोसिस क्या है, अगर पेशेंट की ब्लड की पीएच 7.4 से ज्यादा है और उसका कोज क्या है, रेस्पिरेटरी को डिजीज है, तो वो कंडीशन रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में आ गया। ये तो मैंने आपको बता दिया वैसे, पर अगर डेफिनेशन की बात करें तो पेशेंट में क्या होगा, डिक्रीज हाइड्रोजन आयन, किसकी वजह से, डिक्रीज हाइड्रोजन आयन ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज या हाइपर वेंटिलेशन। पेशेंट के अंदर हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं, किस कंडीशन की वजह से, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ठीक है, ये हो गया इसकी डेफिनेशन। अपन बात करते हैं कोज, इससे क्या क्या कोज हो सकते हैं। पहला आ गया, पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन, पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है। अगर पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, या फिर इसको ओवर वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, या ये हो गया ओवर वेंटिलेशन या हाइपर हाइपर वेंटिलेशन।
दूसरा कंडीशन होगा हाइपोक्सिया। अगर पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, अगर पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो पेशेंट उस ऑक्सीजन की कमी को मतलब ठीक करने के लिए या उसको कंपनसेट करने के लिए अपना वेंटिलेशन बढ़ाएगा। तो इस कंडीशन में भी वो हाइपर वेंटिलेशन होगा, और हाइपर वेंटिलेशन में आपको पता ही है रेस्पिरेटरी एल्कोसिस देखने को मिलेगा। पेशेंट को अगर फीवर है, हमारे सतेंद्र सर ने बताया था कि फीवर के अंदर क्या होता है, फीवर के अंदर जो 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है पेशेंट का, तो 4 रेस्पिरेशन बढ़ते हैं, 4 बार रेस्पिरेशन ज्यादा करता है पेशेंट। अगर 4 बार रेस्पिरेशन ज्यादा कर रहा है तो इसका मतलब पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है, और हाइपर वेंटिलेशन करेगा तो पेशेंट का हाइड्रोजन आयन वॉश आउट हो रहा है, हाइड्रोजन आयन वॉश आउट हो रहा है तो पेशेंट की कंडीशन क्या होगी, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। ठीक है। और चौथी कंडीशन है पेन। पेन के अंदर भी हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है, इस वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो गई। ठीक है, अपन कोच पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं पेशेंट के साइन सिम्टम क्या है, क्या क्या देखने को पेशेंट के अंदर मिलेगा। पेशेंट अपने को पता है हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर सबसे पहले। दूसरे पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा, हाइपोकैलेमिया। पेशेंट के अंदर पोटेशियम आयन कम मिलेंगे। पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी देखने को मिलेगी। ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर टिटेनी, मतलब अगर किसी किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम कमी पाई जाती है तो उसकी मसल स्पाज्म कंडीशन आती है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या कंडीशन देखने को मिलती है, टिटेनी, मसल स्पाज्म कंडीशन होती है टिटेनी। ठीक है। और अपन बाकी क्लासों में देखते रहेंगे टिटेनी क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। हाइपोकैलेमिया हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया। अपन आगे देखने को मिलेगा उसको पेशेंट में टेकिकार्डिया, हाइपर वेंटिलेशन के साथ में देखने को मिलेगा टेकिकार्डिया। ठीक है। उसके बाद में टिंगलिंग सेंसेशन, ये सभी कंडीशन, ये सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में। अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा, पेशेंट का इसको ट्रीट कैसे करेंगे। जो भी पॉजिटिव एजेंट थे उनको अगर ट्रीट करते हैं तो पहला तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट, जो भी पॉजिटिव एजेंट थे उनको ट्रीट कर दो, तो पहला तो ये मैनेजमेंट हो गया। दूसरा, पेशेंट को बोलना कि वॉलंटरी वॉलंटरी पेशेंट क्या करे, अपने ब्रीथ को होल्ड करे और फिर ब्रीथ ले। तो उससे क्या होगा, पेशेंट जब ब्रीथ होल्ड करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होगा, जिससे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाएंगे। तो पेशेंट को बोलना है वो वॉलंटरी अपने ब्रीथ को होल्ड करे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। सबसे इस पेशेंट के अंदर री ब्रीथर मास्क, रीब्रीथर मास्क लगाया जाता है, जिससे कि रीब्रीथर मास्क के अंदर क्या होता है कि जो अपन ब्रीथ ले रहे हैं उसके बाद जो ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो पेशेंट को दोबारा से उसको ब्रीथ मिल रही है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है बॉडी के अंदर और जिससे हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे। तो उस पेशेंट को रीब्रीथर मास्क लगाए जाएंगे। ठीक है। और टिटेनी जो कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया के अंदर हुई थी उसको ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कितना दिया जाता है 10 से 15 mg पर डे, या फिर डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग अपन उस पेशेंट को टिटेनी का ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। अपन ने ये देख लिया इस कंडीशन को, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। अपन अब पढ़ेंगे थर्ड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अपन ने 2 के बारे में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लास को पहले रिपीट करके देखें, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपन जो भी क्वेरी वो डालें, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अपना थर्ड जो पॉइंट है वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अपन ने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ा, उसका कॉज क्या था, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज। इसके अंदर क्या होगा, कोई एसिडोसिस कंडीशन क्यों हो रही है, क्योंकि कोई मेटाबॉलिक कॉज है, कोई मेटाबॉलिक रिलेटेड कोई डिजीज है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस के कारण
हाइड्रोजन आयन अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं तो कंडीशन क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम सबसे पहले इटियोलॉजी। इटियोलॉजी को याद करने का तरीका बता दूंगा मैं आपको। डॉक्टर हिमेश, ये एक फॉर्मूला है, आप चाहो तो इसके थ्रू याद कर सकते हो, नहीं अपन पढ़ेंगे उससे तो आपको याद हो ही जाएगा। तो इसमें डी का मतलब क्या है, डायबिटिक मेलाइटस या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसके कारण क्यों होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जब डायबिटिक कंडीशन अगर सीवियर या अगर प्रोसेस होती है तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में बदलती है। और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होता है, इसके अंदर कीटोन कीटोन बॉडी रिलीज होते हैं, इसके अंदर ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी रिलीज होंगे। तो कीटोन बॉडी क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर के होने की वजह से पेशेंट के अंदर एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। और उसका कारण क्या है, मेटाबॉलिक। तो ये क्या कहलाएगा, डायबिटिक मेलाइटस एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करता है। आर से क्या होगा, रीनल कोई डिजीज है। अपन ने पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म अगर बॉडी का एसिड बेस बैलेंस कौन करता है, रीनल या किडनी। तो रीनल डिजीज हो गई तो उसके कारण भी हो सकता है। अपन एस से पढ़ेंगे हाई फैट डाइट। आई से पढ़ेंगे इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एम से पढ़ेंगे पेशेंट को अगर माल न्यूट्रिशन या फिर स्टारवेशन कंडीशन है। एस से हिमेश, तो एस से कुछ नहीं है। एस खाली इसको एक न्यूमोनिक बनाने के लिए है डॉक्टर हिमेश में, और एस का कोई रोल नहीं है इसमें। एस से अपन स्टारवेशन को याद करना चाहो तो एस से स्टारवेशन कर सकते हो। ठीक है, ई से एक्सेसिव, ई से बच गया था। एक ई से बनता है एक्सेसिव यूज ऑफ एस्पिरिन। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना हो तो एस्पिरिन की कंडीशन अगर कोई पेशेंट एक्सेसिव यूज कर लेता है एस्पिरिन का, तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। क्योंकि एस्पिरिन तो साल्ट, एस्पिरिन का साल्ट नेम क्या है, एस्पिरिन का साल्ट नेम ही क्या है, इसका आंसर है एस्पिरिन का साल्ट नेम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ये खुद एक एसिड नेचर का है, अगर इसको एक्सेसिव यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक एसिडोसिस बढ़ेगा और उसका कारण क्या होगा, मेटाबॉलिक। ठीक है, ये इसकी इटियोलॉजी होगी, अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसका देखते हैं हम पेशेंट के अंदर क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। क्या क्या साइन है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, स्मॉल रेस्पिरेशन। स्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है, ये अपन रेस्पिरेशन जब टॉपिक आएगा जो सत्येंद्र जी पढ़ाएंगे आपको, उसके अंदर है स्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है। मैं वैसे बता दूं, इसके अंदर पेशेंट की रेस्पिरेशन की डेथ और रेट ये दोनों बढ़ जाती है। तो इस ये पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा स्मॉल रेस्पिरेशन। दूसरा हाइपर कैलेमिया, दूसरा क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, हाइपर कैलेमिया। पेशेंट के अंदर ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन, हाइपोटेंशन और वार्म फ्लश स्किन, ये सभी कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब रही बात मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट सबसे पहले यही है कि पेशेंट के जो भी इटियोलॉजिकल कोजेज हैं, जो भी कोज हैं, उनको अगर ट्रीट कर देंगे तो वो पेशेंट खुद से ठीक हो जाएगा। और दूसरा, उस कंडीशन में इंजेक्शन सोडा बाई कार्ब अगर देंगे तो वो क्या है,
एक एल्कलोसिस नेचर का है, वो एसिडोसिस को खुद ट्रीट कर देगा। अब लास्ट कंडीशन है अपना फोर्थ पॉइंट है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इम्बैलेंस का लास्ट जो फोर्थ टाइप है वो है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज हाइड्रोजन आयन, किसकी वजह से, वही मेटाबॉलिक कोज की वजह से। अगर किसी मेटाबॉलिक कोज की वजह से हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो रहे हैं तो वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी ईटियोलॉजी कि क्या क्या कारण है जो इसको लीड करते हैं। पहला, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो वो एल्कलोसिस को लीड करेगा। ठीक है, सेकंड, एक्सेसिव वोमिटिंग, एक्सेसिव वोमिटिंग। 3 स्टार दोस्तों, 3 स्टार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सेसिव वोमिटिंग किसको लीड करती है। तो इस कंडीशन के अंदर जो अपने HCl है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, वो ज़्यादा वोमिट करेगा तो वो वोमिट करने की वजह से एसिड भी बॉडी से बाहर निकलेगा और वो किसको लीड करेगा, एल्कलोसिस को। पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। कई बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा वो वोमिट कर रहा है तो हो सकता है उसको स्टारवेशन जैसी कंडीशन हो जाए और बॉडी के अंदर क्या पॉजिटिव आयन जो बनने स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये आंसर कभी नहीं आएगा, हमेशा आंसर आएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मैसिव एंटासिड। बहुत ज़्यादा अगर एंटासिड यूज करता है तो वो एसिड को कम करते जाएंगे और एल्कलोसिस को बढ़ाते जाएंगे। फोर्थ, अगर पेशेंट कोई डायूरेटिक, अगर डायूरेटिक पे है उसमें कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई पेशेंट एक्सेसिव सोडा बाई कार्ब, अगर किसी पेशेंट को एक्सेसिव सोडा बाई कार्ब चल रहा है उस कंडीशन के अंदर भी ये देखने को मिल सकती है कंडीशन। अब बात करते हैं पेशेंट के साइन और सिम्टम की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिलेगा बताओ। अपन ने पढ़ चुके हैं, पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवेंटिलेशन, पेशेंट हाइपोकैलेमिया में होगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया होगा तो क्या होगा, टिटेनी। सबको मुंह जबान याद होना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए, अपन ने पढ़ लिया सब ये। पेशेंट को क्या होगा, टिटनी देखने को मिलेगा, सीजर, टिंगलिंग सेंसेशन, पेशेंट को ट्रीमर्स कंडीशन, ये सभी कंडीशन देखने को मिलेंगी जो कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में देखने को मिली थी। वो सभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये हो गया अपने साइन और सिम्टम। अगर इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर जो भी अपने जो कोज थे, अगर उसको अंडरलाइन कोज थे, अगर उन सभी को ट्रीट करते हैं तो ये कंडीशन भी ट्रीट हो जाएगी, ये कंडीशन भी ठीक हो जाएगी। तो अपन ने चारों टाइप पढ़े। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रख सकता है, हम उसको सोल्व करेंगे। और अच्छे से पढ़ाई करो। अपनी अगली क्लास होगी एबीजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा, और क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इस पे। तो अपनी अगली क्लास एबीजी पे होगी, तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय, थैंक यू।